नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं एक चीनी फिल्म स्वेन चांग की चर्चा करूंगा। यह फिल्म 2016 में भारत और चीन के संयुक्त निर्माण में बनी थी और उस साल चीन की तरफ से ऑस्कर में भेजी गई थी। यह फिल्म चीन में तो रिलीज़ हुई बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन भारत में इस फिल्म को नहीं देखा गया और फिल्म समीक्षकों के द्वारा भी इस पर कोई बात नहीं की गई। भारतीय संदर्भ में देखें तो ज़्यादातर फिल्म समीक्षक पश्चिमी देशों यूरोप और अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस और ईरान आजकल और फिर कोरिया, इन फिल्मों की चर्चा थोड़ी बहुत करते हैं, लेकिन चीन के प्रति पता नहीं कौन सी विरक्ति है कि वे चीन की चर्चा नहीं करते हैं। फिल्म के विस्तार में जाने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें और मुझे प्रोत्साहित करें। तो मैं बात कर रहा था आज स्वेन चांग की। स्वेन चांग, जिनको हम लोग अपने स्कूल के दिनों में वेन सांग के नाम से पढ़ चुके हैं। वेन सांग की यात्रा के बारे में कहा जाता है कि उनकी यात्राओं के जरिए ही भारत के उस दौर के इतिहास को हम लिपिबद्ध कर पाए, श्रेणीबद्ध कर पाए और उस समय के शहरों की थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाई। स्वेन चांग एक बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने छांगान शहर से भारत के लिए 627 ईस्वी में यह यात्रा आरंभ की थी। उस समय वहाँ पे थांग राजवंश था और थांग राजवंश के राजा के असहमति के बावजूद वे वहाँ से निकले थे, क्योंकि उस समय थांग राजवंश की तरफ से यह पाबंदी लगी हुई थी कि कोई भी नागरिक देश की सीमा के बाहर नहीं जाएगा। और उस समय देश चीन भी आज का चीन नहीं था, चीन में भी कई छोटे छोटे राज्य थे, क्योंकि वेनसांग या स्वेन चांग जब छांगान से नालंदा तक पहुंचते हैं तो इस बीच में उन्होंने लगभग 160 देशों की यात्रा की है। जी हाँ, ये छोटे छोटे रियासत या राज्य रहे होंगे, देश रहे होंगे, इनकी यात्रा करके और कुल 25,000 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की थी, छांगान से नालंदा और भारत के अन्य शहरों में आने तक और फिर यहाँ से छांगान वापस जाने में। इसमें ज़्यादातर दूरी उन्होंने पैदल ही पार की थी और कुछ एक समय कभी हाथी पर, कभी घोड़े पर, कभी नाव पर, कभी किसी और सवारी से उन्होंने यह यात्रा जारी रखी और इस तरीके से वे भारत पहुँचे। बहुत ही दुर्गम और सुरम्य वादियों से, निर्जन वादियों से होते हुए उन्हें भारत आना पड़ा था और इसमें उन्हें अनेक दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। हर जगह जो वॉच टावर बने हुए थे, जहाँ पे इनके बारे में सूचना पहुँचा दी गई थी कि इस चेहरे का और इस तरह का कोई व्यक्ति अगर दिखे तो उसको ज़बरदस्ती छांगान वापस भेज दीजिए। लेकिन हर जगह बौद्ध धर्म के नाम पर उन्हें ये छूट मिलती रही और लगातार वे आगे बढ़ते गए। जर्नी की शुरुआत में ही जब यात्रा शुरू करनी थी तब इनके गुरु ने, जो बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, तुमने तो त्रिपिटक का पारायण कर लिया है, त्रिपिटक पढ़ लिया है, अब तुम्हें क्या ज़रूरत है बौद्ध ग्रंथों के बारे में जानने की। लेकिन स्वेन चांग का कहना था कि 10 सालों के अध्ययन के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूरा अध्ययन नहीं किया है, इसके लिए मुझे पश्चिमी देश जाना ही होगा। और इस तरीके से उन्होंने यह यात्रा शुरू की और मुझे तो लगता है उनकी तस्वीरें आपने देखी होंगी, जिसमें एक बैकपैक जैसा उनके पीठ पर लदा हुआ है, जिसमें आगे एक कुछ चीज़ लटकी हुई है, जिसमें एक छोटा सा दिया भी जलता है, क्योंकि फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि रात में उसमें दिया जलता था। तो ये पहला बैकपैक यात्री दुनिया का मुझे लगता है जो वहाँ से चीन से निकला था और फिर
भारत तक पहुंचा था। और भारत आते हुए उन्होंने अपनी पूरी डायरी लिखी है, पूरे विवरण लिखे हैं, हर एक शहर के बारे में लिखा है, वहाँ के लोगों के बारे में लिखा है, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति के बारे में लिखा है, और इस तरीके से एक ऐतिहासिक साक्ष्य छोड़ गए हैं। यह फिल्म बनाई है चेन शी हुओ ने। चेन शी हुओ इसके निर्देशक हैं। वे 6th जनरेशन के निर्देशक माने जाते हैं चाइना के। और इसके निर्माताओं में हांगकांग के बहुत मशहूर निर्माता वांग कार-वाई का भी नाम है। और इसमें भारत की तरफ से इरोस इंटरनेशनल भी जुड़ा हुआ है। आपको मैं बता दूं इस फिल्म के बारे में कि 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन गए थे, उस समय भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें यह तय किया गया था कि भारत और चीन मिल करके संस्कृति के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में कुछ काम करेंगे। उस समय 3 फिल्मों की योजना बनी थी। 3 फिल्में थीं, जिसमें से एक फिल्म ये थी सुएनचांग, और जिसका निर्देशन मैंने बताया कि चेन शी हुओ ने किया था। और इसमें उन्होंने चीन के कलाकारों को लिया था, कुछ भारतीय कलाकारों को लिया था भारतीय चरित्रों में, और इस तरीके से इस फिल्म की शूटिंग की थी उन्होंने। चीनी कलाकारों में जो सुएनचांग की भूमिका निभाई थी वो श्याओमिंग हुआंग उनका नाम है। श्याओमिंग हुआंग ने उसकी भूमिका निभाई थी। और छोटे मोटे किरदारों में, चीनी किरदारों में बहुत सारे कलाकार थे, उनका नाम लिया जा सकता है लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। भारतीय कलाकारों में इसमें राम गोपाल बजाज, जिन्होंने आचार्य शीलभद्र की भूमिका निभाई थी, सोनू सूद हैं। सोनू सूद ने महाराजा हर्ष की भूमिका निभाई थी। और इसमें अली फजल हैं, जिन्होंने जयाराम की भूमिका निभाई थी। जयाराम जो एक दलित जाति का है और जिसको श्राप मिला हुआ है, या उसको कहा गया कि वो अपने मुंह पर मास्क लगा के रखेगा ताकि उसका चेहरा कोई ना देखे, क्योंकि उसने एक बार कहीं आग लगी थी तो एक ज़मींदार की बेटी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन ज़मींदार इस बात से नाराज़ हो गया था कि तुमने मेरी बेटी को छुआ कैसे। लेकिन उस बेटी को, उनसे प्रेम हो गया था, कुमारी नाम था उसका, और जयराम से प्रेम हो गया था, और दोनों वहाँ से निकल चुके थे उनकी ज़मींदारी से बाहर। और उनकी मुलाकात सुएनचांग से होती है। सुएनचांग की वे मदद करते हैं। सुएनचांग की इस यात्रा में पूरा जो सिल्क रूट माना जाता है, जो चीन से निकल के और पूरे उनके जो उनका उत्तर पश्चिम का इलाका होगा, उसके रेगिस्तानों से गुजरते हुए, पहाड़ी दर्रों से निकलते हुए, और फिर बाद में वे आज के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब होते हुए धीरे धीरे कन्नौज, और फिर नालंदा, और फिर एलोरा, अजंता, हर जगह जाते हैं। भारत में काफ़ी समय तक रहते हैं वे। इस पूरी यात्रा में उनको 28 साल लगे थे। इसी को 2 घंटे की फिल्म में निर्देशक ने दिखाने की कोशिश की है। जैसा कि मैंने बताया कि पूरी ये रोड शो की तरह आप देख सकते हैं, रोड फिल्म की तरह आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि एक यात्री की यात्रा है और उस यात्रा में उसके मुश्किलों का विवरण है। आपको बता दूं मैं कि सुएनचांग के जीवन पर एक बायोग्राफी भी लिखी गई है, जिसका नाम है पश्चिम की तीर्थ यात्रा। हिंदी में हमारे एक अभिभावक मित्र थे मनमोहन ठाकुर, उन्होंने चीन में रहने के दौरान इसका अनुवाद किया था। चीन में वे मेरे साथ थे। यह किताब वहाँ के विदेशी भाषा प्रेस ने छापी थी। मालूम नहीं अब यह किताब उपलब्ध है कि नहीं है। और इसमें यह वास्तव में जर्नी टू द वेस्ट का अनुवाद था। जर्नी टू द वेस्ट एक नॉवेल लिखा गया था जो मिंग डायनेस्टी में लिखा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। चीन में रहने के दौरान मैंने इस पर बने कुछ टीवी शोज भी देखे हैं, कुछ फिल्म भी देखे हैं। उनके अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सुएनचांग पूरा न्याय नहीं करता है सुएनचांग के जीवन से, और न पूरी तरीके से उसको दिखा पाता है। एक तो समय अवधि कम रही होगी, और फिर विदेशी दर्शकों के लिए यह फिल्म बनाई जा रही थी तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी गई हैं। लेकिन इसमें जो भी हिस्सा आया है चीन और भारत और बीच के देशों का, वो बहुत ही अच्छे तरीके से शूट किया गया है। और इस फिल्म के कैमरामैन जो रहे हैं मिंग सुन,
मिंग सुन बहुत ही मशहूर कैमरामैन है चाइना के, उन्होंने इसकी छायाकारी की है। हाँ, मुझे लगता है कि इस फिल्म की चर्चा होनी चाहिए और भारत में यह फिल्म दिखाई जानी चाहिए थी। फिल्म की भाषा में चीनी मैंडरिन के साथ साथ संस्कृत भी है और हिंदी भी है और अन्य भाषाओं का भी इस्तेमाल किया गया है। यह वास्तव में एक दुर्गम यात्रा थी, एक बहुत ही मुश्किल यात्रा थी जो सुएनचांग ने पूरी की थी, और सिर्फ इसलिए कि उनको भारत आकर कुछ धर्म ग्रंथ इकट्ठे करने थे ताकि वे उसे ले जाएं और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उसका इस्तेमाल करें, मूल पाठ लेकर जाए। मूल पाठ के लिए उन्होंने यह जोखिम लिया था और यह मुश्किल यात्रा की थी। उनके पहले फाशियन नाम के यात्री आ चुके थे। फाशियन की भी डायरी मिलती है और फाशियन की डायरी का मैंने चीनी से हिंदी में अनुवाद किया था, वहीं विदेशी भाषा प्रेस के लिए। तो फाशियन से ही प्रभावित होकर के वेनसांग ने, जो सुएनचांग है, उन्होंने ये सोचा था, उन्होंने भारत की यात्रा की थी। सिनेमा के हिसाब से यह फिल्म थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, लेकिन एक ऐसे अदम्य पुरुष, एक अदम्य बौद्ध भिक्षु के चित्रण के लिए इस फिल्म को देखा जाना चाहिए और इस फिल्म की सराहना की जानी चाहिए। मालूम नहीं क्यों भारतीय समीक्षकों ने इसको लगभग पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। मेरी भी नज़र इस पर पिछले दिनों इसलिए पड़ी कि राम गोपाल बजाज ने अपनी एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि मैंने इस फिल्म में शीलभद्र की भूमिका निभाई थी। मेरी जिज्ञासा बढ़ी, मैंने खोज की तो पता चला कि यह फिल्म YouTube पर उपलब्ध है और YouTube पर जाकर मैंने यह फिल्म देखी और उसके बाद से मैंने कई मित्रों को आगाह किया है और उन्हें बताया है कि यह फिल्म देखी जानी चाहिए और इस पर बात की जानी चाहिए। हम लोग अभी के माहौल में भले ही चीन के प्रति एक दुश्मनी का रवैया रखते हैं, लेकिन मेरा पूरा यकीन है कि ग्लोबल राजनीति में, विश्व राजनीति में भारत और चीन अगर मिलकर काम करें तो बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं और यह दोनों देशों के हित में होगा। सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से दोनों को मिलना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हमें दोनों देशों के सांस्कृतिक आदान प्रदान के ऊपर ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए। मैं इस मामले में अपने दो मित्रों का जिक्र करूंगा, प्रदीप तनेजा और तान सेन। इन दोनों ने चीन को समझने की अच्छी कोशिश की है और भारत के साथ उसके संबंधों को भी समझने की पूरी कोशिश किया। उन्होंने जब तक अपने लेखों और किताबों के ज़रिए इस बात को हमसे शेयर किया है। कभी भी मौका मिले तो इन दोनों को ज़रूर आप देखें, पढ़ें, सुनें। तो सुएनचांग पर आज इतना ही, और मैं राम गोपाल बजाज जी को धन्यवाद दूंगा कि उनकी वजह से मैंने यह फिल्म देखी, 2016 में बनी हुई यह फिल्म। तो चलते चलते मैं फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको मेरा यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा है, अच्छा लगा है, तो आप मेरी मदद करें, मेरे शोधों में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। आप मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें, बाय मी ए कॉफ़ी का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ जा कर के आप इसे ख़रीद सकते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।